हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर दिवाकर। आज मैं आपसे कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कारण पेशेंट परेशान होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले जो पेशेंट्स को जनरली जो मुझे कंप्लेंट्स आती हैं दैट इज़ स्वेलिंग, सूजन आती है, माथे पे सूजन आ गई, आंखों पे सूजन आ गई या फेस पे सूजन आ गई। ये पेशेंट इससे डरते भी हैं ट्रांसप्लांट कराने से पहले। वो कहते हैं हमने सुना है कि सूजन आ जाएगी फेस पे। तो जो सूजन है वो ट्रांसप्लांट के बाद किसी पेशेंट में आ जाती है, माथे से शुरू होती है, फिर आंखों पे आती है, वो कभी कभी फेस पे आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि जो हम एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं सिर की स्किन को सुन्न करने के लिए, उसकी वजह से आती है। ग्रेविटी नीचे आती है, उसकी वजह से ये ग्रेविटी के कारण ये जो एनेस्थीसिया होता है जो नीचे आता है, उसकी वजह से सूजन आती है। या फिर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी स्किन के अंदर, वो रप्चर होती हैं, उसकी वजह से वो ब्लड जो ड्रेन करता है वो फोरहेड पे आ जाता है, इसकी वजह से वो सूजन आती है। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसको हमने अवॉइड कैसे करना है? आप कोई भी काम 4-5 दिन चुकने वाला ना करें। अगर आपको लग रहा है कि सोजिश आ रही है तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे से मसाज करना है या हल्की हल्की आइस लगानी है, या फिर हम आपको कुछ टैबलेट्स देंगे साथ में। आपको 5 डेज आपने खानी है टैबलेट्स, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं या फिर स्वेलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपके माथे पे या आंखों पे स्वेलिंग आती है तो उससे डरने की बात नहीं है। वो स्वेलिंग जो है 3-4 दिन के बाद आएगी और धीरे धीरे वो नेक्स्ट 3-4 डेज में वो स्वेलिंग चली जाएगी। तो इस स्वेलिंग से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे पेशेंट सोचते हैं कि ये स्वेलिंग जो है ब्रेन में आ गई है, कोई मेडिसिन का रिएक्शन हो गया है, या फिर कोई भी दवाई रिएक्शन कर गई है, जैसे भी कोई भी इस तरह की बातें उनको दिमाग में आती हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ब्रेन की स्वेलिंग नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट पेन इन द डोनर एरिया। पेशेंट कंप्लेंट्स कि मेरे सर 6-7 दिन के बाद मुझे जनरली कंप्लेंट आती है कि कुछ पेशेंट्स में कि सर मेरे जहाँ पे से बाल निकालने थे वहाँ मुझे पेन हो रहा है, वहाँ पे मुझे सुइयाँ सी चुभ रही हैं। एक्चुअली जो ये सुइयाँ सी चुभ रही हैं, जो ये पेन हो रहा है, ये एक्चुअली जो होती है नर्व्स होती हैं, हमारी स्किन की नर्व्स होती हैं, क्यूटेनियस नर्व्स, वो भी रिकवर कर रही हैं। वो जब रिकवर करती हैं तो सुइयों जैसा पेन पेशेंट को महसूस होता है। तो इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सुइयाँ जो ऐसा पेन बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये पेन होता है तो इसके लिए हमें या तो हम इसके लिए हम एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, पीछे डोनर एरिया पे एलोवेरा जेल लगा लें, या फिर हम आइसिंग कर लें, थोड़ा आइस लगा लें उसके ऊपर, या फिर कुछ हल्का फुल्का पेन किलर जैसे इबुप्रोफेन, आइबुजेसिक प्लस, कॉम्बीफ्लैम, ये टैबलेट्स ले सकते हैं। अगर पेन नहीं जा रहा है देन वी प्रिस्क्राइब प्रीगाबालिन टैबलेट 75 mg, ये रात को लेनी होती है। अगर फिर भी पेन होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रीगाबालिन टैबलेट जो 75 mg हम आपको बता देंगे कि आपने कैसे लेनी है। और ये बिल्कुल भी डोनर एरिया पे जो पेन हो रहा है इसके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। थर्ड इज फॉलिकुलाइटिस। कुछ पेशेंट मुझे कंप्लेंट करते हैं कि सर जहाँ से बाल लिए थे या यहाँ पे हमारे बाल हमने लगाए हैं वहाँ पे थोड़ी सी फिंसियाँ हो गई हैं। जनरली ये जो फिंसियाँ हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखाई देती हैं। जो ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पे बाल लगे हैं वहाँ पे आपको वाइट कलर सी फिंसियाँ सी नज़र आ रही हैं। तो जो ये फिंसियाँ हैं, फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं इनको। तो ये फिंसियाँ जो है ये या तो डोनर एरिया जहाँ से बाल निकाले हैं, जहाँ पे बाल लगे हैं वहाँ पे हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि कभी कभी जो हमारे जो बाल शेडिंग फेज में होते हैं वो अभी शेड नहीं हुए हैं। तो जो ये बाल अभी शेड नहीं हुए हैं तो अभी स्किन के अंदर ही हैं। तो ये बाल फिर अगर निकलेंगे तो फिंसी या फॉलिकुलाइटिस या फिंसी बन के निकलेंगे। इसलिए ये एक वैसे तो नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन अगर आप अच्छे से 5 दिन के बाद डोनर एरिया को अच्छे से वॉश करते हैं
और रिसिपिएंट एरिया जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसको 10 दिन के बाद हल्का हल्का सा वॉश करते हैं और 15 दिन के बाद अच्छी तरह से वॉश करना होता है। अगर हम इस तरह से इनको फॉलो करते हैं, अच्छे से वॉश करेंगे, तो ये जो बाल, जो डेड बाल हैं, जो डेड बाल निकल जाएंगे, स्किन से निकल जाएंगे, तो कोई भी आपको फिंसी होने के बिल्कुल चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, ये डेड बाल जो है अंदर ही पड़े रहेंगे, तो फिर ये फिंसी बन बन के निकलेंगे। अगर ये फिंसियाँ बन गई हैं तो इसके लिए हम आपको एक क्रीम देते हैं, तो वो लगा सकते हैं, या कोई एंटीबायोटिक हम आपको सजेस्ट कर देंगे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होती है, वो आप 4-5 दिन लेनी होती है, 1 दिन डेली की। अगर फिर भी अगर आपको इससे आराम नहीं मिल रहा है, फिंसियों से आराम नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि हम ये जो बाल, जो डेड बाल हैं, हम अपने क्लिनिक में इनको हमें निकालना पड़ता है। तो इसको हम कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता इसके निकालने के लिए, जस्ट प्लग करना होता है इसको। इट इज़ टोटली पेन फ्री प्रोसीजर, जो आप ओपीडी में हमारे क्लिनिक पे आके एक डे केयर प्रोसीजर है, जैसे कि आप आएंगे तो हम उसको निकाल देंगे, तो ये सारी फिंसियाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए प्रिकॉशन के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। डोनर एरिया आफ्टर 5 days एंड रिसिपिएंट एरिया, ट्रांसप्लांटेड एरिया आफ्टर 10 and 15 days। एंड उसके बाद एक पेशेंट मुझे कंप्लेंट करते हैं रेडनेस, जहाँ पे बाल लगे हैं वहाँ पे स्किन रेड हो गई है। तो ये रेडनेस जो है ट्रांसप्लांटेड एरिया, तो ये रेडनेस आपको ऐसे दिखाई देती है, जैसे मैंने अभी ये फोटो दिखाई थी। तो ये रेडनेस जो है ट्रांसप्लांटेड एरिया पे ऐसे दिखाई देती है। तो ये ट्रांसप्लांटेड एरिया पे जो रेडनेस है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, दिस इज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एक न्यूरोनॉर्मल फिनोमेना है। इससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए कोई भी मेडिकेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे जो रेडनेस है धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी, नॉर्मल स्किन का कलर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस रेडनेस। उसके बाद एक कंप्लेंट पेशेंट कभी कभी कर देते हैं कि क्रैक्स, ट्रांसप्लांटेड एरिया में बालों के बीच में जो हम ग्राफ्ट लगाए हैं उसके बीच में क्रैक्स बन गए हैं, और ये क्रैक्स पेशेंट को लगता है कि इसमें से ग्राफ्ट निकल गए हैं। एक्चुअली ये इसमें से बाल नहीं निकले, इसमें से कोई ग्राफ्ट नहीं निकला है, ये ड्राइनेस की वजह से होता है। जैसे कि एक स्कैब जो बने हैं इसके, मैंने जैसे दिखाया स्कैब्स बने हैं, तो ये स्कैब्स जो है, इधर वाले स्कैब्स इधर को खींच रहे हैं स्किन को, इधर वाले स्कैब इधर को खींच रहे हैं स्किन को। सो ये स्कैब जब एक दूसरे को इस तरफ खींचते हैं तो बीच में एक स्पेस बन जाता है। सो देयर इज नथिंग कि इसमें यहाँ पे ग्राफ्ट्स नहीं है या ग्राफ्ट झड़ गए हैं, ये स्पेस स्ट्रेचिंग की वजह से बना है। धीरे धीरे जब आप इसको वॉश करेंगे, 15 दिन के बाद जब वॉश करेंगे हेड को, तो ये सारे स्कैब्स उतर जाएंगे और ये स्पेस अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ये भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें भी कोई वरी करने वाली बात नहीं है, दीज क्रैक्स आर नॉर्मल। एंड उसके बाद एक जस्ट कंप्लेंट या पेशेंट करते हैं डैंड्रफ की प्रॉब्लम। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट कि सर मेरे सिर में बहुत डैंड्रफ हो गया है, 12-13 दिन के बाद जब कहते हैं कि मेरे बहुत डैंड्रफ हो गया है, स्किन वाइट हो गई है, ब्लैक सी हो गई है। एक्चुअली ये क्या है कि हमने स्किन को अच्छे से वॉश नहीं किया, ट्रांसप्लांटेड एरिया को। 10 days के बाद हमें ट्रांसप्लांटेड एरिया को हल्का हल्का वॉश करना होता है एंड 15 days के बाद अच्छे से वॉश करना होता है। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी स्किन है अच्छे से वॉश हो जाएगी, जो भी डेड हेयर्स हैं, जो ग्राफ्ट्स जिन्होंने जो शेडिंग फेस में है वो निकल जाएंगे और सारी स्किन साफ हो जाएगी। और कुछ पेशेंट हैं कि डरते हैं कि सर अगर हम इसको वॉश करेंगे, ऐसे डर लगता है कि कहीं ट्रांसप्लांटेड एरिया ख़राब ना हो जाए, जो हमारे आपने ग्राफ्ट लगाए थे वो निकल ना जाए, कहीं दोबारा फिर से बाल नहीं आएंगे अगर वो निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है, जिन ग्राफ्ट्स ने निकलना है एक्चुअली दे आर इन शेडिंग फेस, तो जो शेडिंग फेज में है उन्होंने निकलना ही है। तो जो शेडिंग
अगर उनकी नहीं होगी तो वो वहीं पे पड़े रहेंगे, वो अनहाइजीन क्रिएट करेंगे, और उससे क्या होगा कि आपको इचिंग होगी, उससे आपको फिंसियाँ भी ज़्यादा होंगी, रेडनेस भी ज़्यादा होगी। सो आई एम टोटली अगेन टेलिंग यू अगेन कि आपको अच्छे से इसको वॉश करना ज़रूरी है। तो ये जो डैंड्रफ है, जो आपको मैंने अभी दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको, तो बिल्कुल ये ऐसे दिखाई देती है, बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है या वाइट सा हो जाता है। तो ये 15 दिन के बाद की पिक है। तो प्लीज़ इसको 15 दिन के बाद हेड को अच्छे से वॉश करें विदाउट एनी फियर कि आपके बाल जो हैं झड़ जाएंगे। तो इनको, जिनको झड़ना है इनको झड़ने दो। कुछ बाल ऐसे भी ग्रो कर जाते हैं विदाउट एनी फॉल, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो पेशेंट कहेंगे सर आपने कहा था कि सारे बाल झड़ जाएंगे, ये तो ग्रो कर गए हैं। तो कुछ बाल हो सकता है ग्रो कर जाएं, तो वैसे 90% बाल जो हैं सारे शेड हो जाते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी कि आपके सारे ये जो बाल हैं शेड हो जाएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम, बहुत ही रेयर प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज़ 1 आउट ऑफ 100 और मे बी मोर देन दैट, कि शॉक लॉस। यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर इस एरिया में आती है। तो यहाँ पे कुछ पेशेंट कहते हैं कि सर मेरे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाल ही नहीं है, बाल ख़त्म हो गए हैं, डोनर एरिया यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गंज पड़ गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ऐसे नज़र आती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे डोनर एरिया बिल्कुल खाली हो गया है। तो एक्चुअली ये खाली नहीं हुआ है, दिस इज़ शॉक लॉस। जो जहाँ से हमने बाल निकाले थे, ट्रांसप्लांटेड जहाँ से बाल हमने एक्सट्रैक्ट किए थे डोनर एरिया से, तो उसके आसपास के जो हेयर्स हैं वो कभी कभी शॉक में चले जाते हैं, वो लेट ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो शॉक लॉस है धीरे धीरे रिकवर करता है। इट माइट टेक 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स और 2.5 मंथ, बट इट इज़ ए वेरी रेयर कंडीशन। एक बहुत रेयर होता है, सारे पेशेंट में नहीं होता। अगर किसी को हो भी गया है तो इससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप रिकवर कर जाएगा। या फिर इसके ऊपर आप, हम सुजेस्ट करते हैं कि माइनॉक्सिडिल लोशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर माइनॉक्सिडिल लोशन अप्लाई करेंगे तो ये जल्दी रिकवर कर सकता है। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम है जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे नमनेस फील हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है वहाँ पे मुझे नमनेस फील हो रही है। ऐसा क्या है? ये एक्चुअली ये नमनेस भी इसीलिए है क्योंकि क्यूटेनियस नर्व्स हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं, वो भी शॉक में चली जाती है जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, इट हैपन्स इन सम पेशेंट्स। तो ये धीरे धीरे 1 मंथ, इट मे माइट टेक 1.5 मंथ, 2 मंथ्स, 2.5 मंथ, 3 मंथ्स टू रिकवर। इट इज़ टोटली नॉर्मल। अगर हम इसके लिए कोई वैसे जनरली कोई खास मेडिसिन नहीं है, जनरली अपने आप रिकवर करता है। अगर हम इसमें B12, विटामिन B12 अगर हम स्टार्ट कर ले, जैसे कि मिथाइल कोबालामिन जैसे कहते हैं, जिसे अगर हम वो स्टार्ट कर लें, थोड़े से 1 महीना 1.5 महीना वो ले लें, तो ये हो सकता है जल्दी रिकवर कर जाए। अदरवाइज इट इज़ सेल्फ फीलिंग, अपने आप ये हील हो जाता है, अपने आप इसकी जो एनेस्थीसिया है, इसका सेंसेशन है धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। देयर इज़ नथिंग टू वरी। तो मैंने कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि स्वेलिंग ऑफ द फेस, पेन इन द डोनर एरिया, folliculitis fincia in the donor area or in the transplanted area, redness in the transplanted area, cracks in the transplanted area, dandruff in the transplanted area, shock loss in the donor area, and numbness in the transplanted area. So these are the general complaints which happens after the transplant. कुछ पेशेंट्स में होती हैं, कुछ पेशेंट्स में नहीं होती हैं। तो मैंने उनका आपको क्योर भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि इनसे डरने वाली बात नहीं है। दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, देयर इज़ नथिंग टू वरी। अगर फिर भी अगर मैं इस वीडियो के जरिए मैं यही बताना चाहता था कि कुछ वरी करने की बात नहीं है, उसको हमने कैसे ट्रीट करना है घर पे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक बठिंडा में। I am Dr. Divakar Garg. Hope you have understood all my points. Thanks for watching this video. अगर आपको कोई भी और आपके मन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद ये अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।